जरा सोचिए कि घर की सुरक्षा के लिए एक नया बेहद आधुनिक स्मार्ट लॉक लगाया गया है। शुरू में ये लॉक बिल्कुल वैसा ही काम करता है जैसा इसे प्रोग्राम किया गया है। मतलब फोन से कमांड दी और दरवाजा खोल गया, राइट? राइट, एग्जैक्टली। लेकिन कुछ दिन बाद अचानक वो लॉक ना खुद ही तय करने लगे कि दरवाजा कब खोलना है, किसको अंदर आने देना है और कब नहीं। यहाँ तक कि किसी दिन वो इंटरनेट से वेदर डेटा पढ़कर ये फैसला कर ले कि बाहर का मौसम ठीक नहीं है। तो घर वालों को बाहर जाने ही मत दो। हाँ, एक ऐसी स्थिति जहां आपका अपना बनाया हुआ टूल अपनी खुद की समझ और ऑटोनॉमी दिखाने लगे। आज की इस विस्तृत चर्चा में, इस डीप डाइव में, हमारी मिशन यही समझना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हम ठीक ऐसी ही एक चौंकाने वाली स्थिति का सामना कैसे कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये अब किसी साइंस फिक्शन फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं रही है। सही बात है। आज हम एंथ्रोपिक के नए और बेहद शक्तिशाली एआई मॉडल क्लॉड मीथोस से जुड़ी रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स का गहराई से विश्लेषण करेंगे। और इस चर्चा का सबसे बड़ा फोकस ये होगा कि कैसे एआई अब सिर्फ एक आज्ञाकारी असिस्टेंट नहीं रहा, बल्कि वो खुद फैसले लेने वाला एक स्वतंत्र एजेंट बन गया है। और इसका ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी और भारत की पब्लिक पॉलिसी पर क्या असर पड़ रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। चलिए पहले इसको थोड़ा खोल कर समझते हैं। आज हम क्लॉड मीथोस की अनप्रेसिडेंटेड यानी अभूतपूर्व डिफेंसिव और ऑफेंसिव क्षमताओं पर फोकस करेंगे। और हाँ, हम सोर्सेज में दिए गए तथ्यों का बिल्कुल निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करेंगे, बिना किसी पक्ष को समर्थन दिए। एग्जैक्टली, क्योंकि ये सिर्फ एक टेक अपडेट नहीं है, बल्कि गवर्नेंस और नेशनल सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो फैक्ट्स को क्लियरली रखना जरूरी है। तो शुरू करते हैं। पिछले मॉडल्स जैसे ओपस 4.6 एक स्मार्ट डिक्शनरी या एक बहुत काबिल सलाहकार की तरह थे। उनसे सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दे दिया। हाँ, उनका काम इंस्ट्रक्शन फॉलो करना था। राइट। लेकिन मिथोस के बारे में पढ़कर लगता है जैसे ये कोई ऑटोनॉमस ड्रोन है। तो जब हम कोडिंग की दुनिया में ऑटोनॉमी और रीजनिंग की बात करते हैं, तो इसका असली मतलब क्या होता है? देखिए, ये ऑटोनॉमस ड्रोन वाली एनालॉजी बहुत एक्यूरेट है। पिछले एआई मॉडल्स को ना हर सिंगल टास्क के लिए एक नए प्रॉम्प्ट की जरूरत होती थी। अगर कोड में कोई एरर आया तो वो रुक जाएंगे और हमें बताएंगे कि एरर आ गया है। हाँ, वो बताएंगे कि यहाँ एरर है, आगे क्या करना है। लेकिन मिथोस के साथ जो सबसे बड़ा बदलाव आया है, उसे टेक इंडस्ट्री में एजेंटिक बिहेवियर कहते हैं। एजेंटिक, इसको थोड़ा डिफाइन करें। एजेंटिक होने का सीधा सा मतलब है कि इस मॉडल को बस एक ब्रॉड गोल दे दिया गया है और बाकी का पूरा एग्जीक्यूशन ये खुद डिजाइन करेगा, किसी की मदद के बिना। वेट, मतलब बिना किसी इंसानी इंटरफेरेंस के? बिल्कुल। साइबर सिक्योरिटी के टर्म्स में इसका मतलब है कि ये लंबे और कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेज अटैक चेन्स को अकेले अंजाम दे सकता है, शुरुआत से आखिर तक। मल्टी स्टेज अटैक चेन्स को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि जब हम अटैक सोचते हैं तो दिमाग में आता है कि किसी हैकर ने एंटर दबाया और सिस्टम तुरंत हैक हो गया। लेकिन असल में तो ये एक लंबा प्रोसेस होता है ना? हाँ, मूवीज में जैसा दिखाते वैसा नहीं होता। किसी भी सोफिस्टिकेटेड साइबर हमले के कई कॉम्प्लेक्स चरण होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है रिकॉग्नाइजेंस, यानी टारगेट सिस्टम की जासूसी करना और जानकारी जुटाना। एग्जैक्टली। उसके आर्किटेक्चर को समझना और उसकी हिडन वल्नरेबिलिटीज को ढूंढना। उसके बाद उस स्पेसिफिक कमजोरी को एक्सप्लॉइट करने के लिए कस्टम कोड लिखना पड़ता है, जिसे पेलोड कहते हैं, राइट? सही कहा। फिर उस पेलोड को सिस्टम के डिफेंस मैकेनिज्म से बचाकर अंदर इंजेक्ट करना होता है। फिर अंदर घुसकर एडमिन राइट्स हासिल करना और आखिर में पूरे नेटवर्क पर अपना कब्जा जमा लेना। बाप रे, ये तो काफी स्टेप्स हैं। है ना? एक इंसानी हैकर या पुराने एआई मॉडल को इनमें से हर स्टेप पर रुककर नया लॉजिक लगाना पड़ता था, नए प्रॉम्प्ट्स देने पड़ते थे। लेकिन मिथोस इस पूरी चेन को एंड टू एंड खुद एग्जीक्यूट करता है। लेकिन अगर इसका लिखा हुआ एक्सप्लॉइट कोड पहली बार में फेल हो जाए तो क्या तब ये रुककर इंसान का वेट करता है? नहीं, यही तो सबसे चौंकाने वाली बात है। अगर ये फेल होता है तो ये रुकता नहीं है, ये सिस्टम के एरर लॉग्स को खुद पढ़ता है, अपनी गलती समझता है और इसी प्रोसेस को असल में रीजनिंग कहा जा रहा है। अच्छा, तो वो अपनी गलती खुद सुधारता है? हाँ, अपनी गलती समझकर ये कोड को मॉडिफाई करता है और दोबारा अटैक करता है। और ये लूप तब तक चलता रहता है जब तक कि वो अंदर ना घुस जाए, एकदम रिलेंटलेस। ये तो लिटरली एक इंसानी हैकर की थॉट प्रोसेस को रेप्लिकेट करने जैसा हो गया। पर अगर ये सच में इतना ऑटोनॉमस है तो इसका सक्सेस रेट क्या है?
क्योंकि थ्योरी में तो ये खतरनाक लग रहा है, पर प्रैक्टिकली क्या होता है? प्रैक्टिकली ये और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। हमारे पास यूके एआई सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट यानी एएसआई के टेस्ट रिजल्ट्स हैं। उन्होंने मिथोस को इंटेंशनली दुनिया के कुछ सबसे कॉम्प्लेक्स साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस दिए थे। ओके, और नतीजा क्या रहा? 73% सक्सेस रेट के साथ सॉल्व कर दिया, वो भी मल्टी स्टेज चैलेंजेस को। वेट 73%? पिछले मॉडल्स के कंपैरिजन में ये कैसा है? कॉन्टेक्स्ट के लिए बताती हूँ। ओपस 4.6 जैसे पिछले फ्रंटियर मॉडल्स ऐसी कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप प्रॉब्लम्स में इस रेट के आसपास भी नहीं भटकते थे। आसपास भी नहीं? बिल्कुल नहीं। उनका आर्किटेक्चर एक पॉइंट के बाद मल्टी स्टेप प्रोसेस में कंफ्यूज हो जाता था। मिथोस का ये 73% सक्सेस रेट दिखाता है कि उसकी रीजनिंग और एरर करेक्शन क्षमता में काफी बड़ा क्वांटम लीप आया है। यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। मेरा मतलब है, अगर ये एआई इतना शक्तिशाली है कि वो किसी कोड की हिडन वल्नरेबिलिटीज को ढूंढकर उन्हें पैच कर सकता है, यानी ठीक कर सकता है, तो इसका दूसरा पहलू भी तो है। ड्यूल यूज डिलेमा है ना? एग्जैक्टली। जो सिस्टम कोड को ठीक करना जानता है, वो उसको तोड़ने के नए तरीके भी उतनी ही आसानी से ढूंढ सकता है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या इससे उन लोगों के लिए बड़े साइबर हमले करना आसान नहीं हो जाएगा जिनको डीप कोडिंग का नॉलेज ही नहीं है, जैसे हम लोअर स्किल्ड हैकर्स कहते हैं? ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है, और एक्सपर्ट्स का सबसे बड़ा डर भी यही है। पुराने वक्त में एक बड़ा साइबर अटैक लॉन्च करने के लिए काफी डीप टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए होती थी। एक हाई एंट्री बैरियर था वहाँ। बिल्कुल, लेकिन एजेंटिक एआई ने उस एंट्री बैरियर को लगभग खत्म ही कर दिया है। अब एक आम इंसान जिसे बस इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस लिखने आते हैं, वो इस एआई को एज अ वेपन यूज कर सकता है। इस डर को और डीपली समझने के लिए फायरफॉक्स ब्राउजर का एक बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। अच्छा, फायरफॉक्स में क्या हुआ? मिथोस ने फायरफॉक्स के कोड में ऐसी कमजोरियां यानी वल्नरेबिलिटीज को ढूंढ निकाला और एक्सप्लॉइट किया जो लगभग पिछले 30 सालों से किसी की नजर में ही नहीं आई थी। विद 30 साल से? लेकिन फायरफॉक्स तो ओपन सोर्स है ना। दुनिया भर के हजारों डेवलपर्स उसको 3 दशकों से देख रहे हैं, उन्हें नहीं दिखा। यही तो इस टेक्नोलॉजी की सबसे अद्भुत और खतरनाक बात है। फायरफॉक्स में मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ लेगेसी कोड है। एक इंसान स्क्रीन पर एक वक्त में कुछ 100 लाइंस ही पढ़ सकता है, पर मिथोस का सिस्टम पूरे के पूरे कोड बेस को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। और इसलिए उसने वो पैटर्न पकड़ लिया जो इंसान नहीं पकड़ पाए। एग्जैक्टली। उसने ऐसी वल्नरेबिलिटीज ढूंढी जो ऑटोमेटेड स्कैनिंग टूल्स और बग बाउंटी हंटर्स तक से मिस हो गई थी। और डेटा पॉइंट्स को कंपेयर करें तो फर्क और साफ हो जाता है। एक टेबल का जिक्र करते हैं। हाँ, पिछले मॉडल्स के एक्सप्लॉइट रेट्स क्या थे मोज़िला फायरफॉक्स पर? देखिए, जब मोज़िला फायरफॉक्स के सक्सेसफुल एक्सप्लॉइट्स की बात आती है तो सोनेट 4.6 का रेट सिर्फ 4.4% था। सिर्फ 4.4%। ठीक है। उसके बाद ओपस 3.6 आया तो उसका एक्सप्लॉइट रेट 14.4% था, जिसमें एक रजिस्टर्ड कंट्रोल 11.6% था। ओके, तो 14.4% थोड़ा हाई है पर मैनेजेबल लगता है। फिर मिथोस का क्या रेट रहा? मिथोस प्रीव्यू ने इस टास्क पर सीधे 72.4% सक्सेसफुल एक्सप्लॉइट रेट दिखाया, वहीं सेम रजिस्टर्ड कंट्रोल 11.6% के साथ। अरे बाप रे, 14% से सीधे 72.4%। ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो सीधे तौर पर लग रहा है जैसे हैकिंग को ही ऑटोमेट कर दिया गया हो। लेकिन अगर ये इतना पावरफुल टूल है तो क्या एंथ्रोपिक इसको सेफ रख पा रहा है? और यहीं पर हमारी चर्चा आती है द मिथोस ब्रीच पर। जो आप डर जाते रहे हैं वो दरअसल हो चुका है। एक प्राइवेट डिस्कॉर्ड चैट के जरिए इस मॉडल तक अनऑथराइज्ड एक्सेस प्राप्त कर लिया गया था। क्या बात कर रहे हैं? डिस्कॉर्ड चैट से लीक हो गया। हाँ, और ये दर्शाता है कि इस पावरफुल सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करना, यानी उसे कंटेन करना, कितना मुश्किल है। जो मॉडल दुनिया के सिस्टम्स को हैक कर सकता है, उसको बनाने वाली कंपनी खुद उसके एक्सेस को लीक होने से नहीं रोक पाई। ये तो आयरनी की हद हो गई, है ना? एक बार ये मॉडल्स बन गए तो इन्हें इंटरनेट से दूर रखना लगभग असंभव सा लग रहा है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है, खासतौर पर अगर हम भारत की पब्लिक पॉलिसी और इकोनॉमी के नजरिए से इसे देखें? भारत पर इसका असर बहुत डायरेक्ट और बहुत बड़ा होने वाला है। क्योंकि अब तक तो भारत एआई के मामले में लाइट टच यानी हल्की फुल्की नियामक नीतियां अपना रहा था, है ना, ताकि इनोवेशन बढ़े, स्टार्टअप्स फ्लरिश करें। पर अब लग रहा है जैसे जैसे उड़ने वाली कार रोड पर आने के बाद ट्रैफिक रूल्स बदले जा रहे हों।
कि भारत सरकार ने इन रिपोर्ट्स को कितनी गंभीरता से लिया है। लाइट टच अप्रोच से अब सीधे सख्त नियमों की तरफ एक बहुत बड़ा पिवट हो रहा है। गवर्नेंस का पूरा ढांचा बदल रहा है। इस पिवट की शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत हुई एक बहुत हाई लेवल मीटिंग से। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने खुद एक हाई लेवल मीटिंग चेयर की है और इसमें खास तौर पर फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर्स पर मैल्थोस के खतरों पर चर्चा हुई। वेट, फाइनेंस मिनिस्टर? आमतौर पर टेक मैटर्स तो आईटी मिनिस्ट्री या उस लेवल पर देखे जाते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री का इस लेवल पर डायरेक्टली इन्वॉल्व होना काफी अजीब और चौंकाने वाला है। सही बात है, पर इसका एक बहुत ठोस कारण है। हमारा फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर किस चीज पर चलता है? लेगेसी कोड पर। कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर तो काफी पुराने होते हैं। एग्जैक्टली। अगर मिथोस जैसा ऑटोनमस एआई फायरफॉक्स के 30 साल पुराने कोड में कमजोरी ढूंढ सकता है, तो सोचिए बैंकिंग सॉफ्टवेयर में कितनी कमजोरियां होंगी। उनके लिए तो ये सिग्निफिकेंट रिस्क्स हैं। ओह वाओ! तो इसका मतलब एक सिंगल एआई मॉडल हमारे पूरे फाइनेंशियल सिस्टम पर अटैक ऑटोमेट कर सकता है। हाँ, और इसी वजह से सरकार इनोवेशन को प्रमोट करने के से ज्यादा अब देश के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने पर फोकस कर रही है। और इसके चलते 2 नए नियामक निकाय यानी रेगुलेटरी बॉडीज बनाए गए हैं। अच्छा, कौन कौन सी बॉडीज हैं ये? एक बनाया गया है एआई गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक ग्रुप। ये एक इंटरमिनिस्टेरियल एपिक्स मैकेनिज्म है। इंटरमिनिस्ट्रियल मतलब अलग-अलग मिनिस्ट्रीज साथ मिलकर काम करेंगे? हाँ, क्योंकि एआई का थ्रेट अब सिर्फ टेक तक सीमित नहीं है। ये इकोनॉमी, डिफेंस, होम अफेयर्स सबको अफेक्ट करता है। इसलिए इस ग्रुप को सबसे टॉप लेवल पर रखा गया है। और दूसरी बॉडी कौन सी है? तीज देगी, क्योंकि मिनिस्टर्स को पॉलिसी बनाना आता है, पर एआई मॉडल्स के सोर्स कोड और उनके मल्टी स्टेज रीजनिंग को समझने के लिए टेक्निकल एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है। ये अप्रोच काफी कॉम्प्रिहेंसिव लग रही है, पर यहाँ मेरा एक पुशबैक है। कैसा पुशबैक? अगर भारत अपने देश में कितने भी सख्त नियम बना ले, 2 या 4 कमिटीज बना ले, क्या किसी देश के लिए अकेले ऐसी तकनीक पर नियम लगाना संभव है? खासकर तब जब डिस्कॉर्ड ब्रीच जैसी घटनाएं हो रही हों। इंटरनेट पर तो बाउंड्रीज नहीं होती ना। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो आपका सवाल बिल्कुल पॉइंट पर है। बाउंड्रीज एग्जिस्ट नहीं करती हैं साइबर स्पेस में, और हम दरअसल एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं, जिसे हम ऑटोमेटेड साइबर डिफेंस और ऑफेंस का युग कह सकते हैं। मतलब जहां एआई अटैक करेगा और एआई ही उसको डिफेंड करेगा। बिल्कुल, और ये सिर्फ एंथ्रोपिक या किसी एक कंपनी का मुद्दा नहीं रह गया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि चाइना ने भी इसी तरह की क्षमता वाला एक सिस्टम विकसित कर लिया है। अच्छा, उसका क्या नाम है? उसका नाम है क्यूहो 360, और इस ऑटोनॉमस एजेंट ने पहले ही लगभग 1000 सॉफ्टवेयर फ्लॉज यानी कमजोरियां ढूंढ निकाली हैं। 1000 वल्नरेबिलिटीज? अगर उनमें से हर एक को वेपनाइज कर दिया जाए तो ये तो पूरे देश का डिजिटल स्ट्रक्चर गिरा देगा। ये तो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल आर्म्स रेस बन चुकी है। एक तरफ क्लॉड मिथोस है, दूसरी तरफ क्यूहो 360। एग्जैक्टली। और इस जियोपॉलिटिकल आर्म्स रेस में आगे बढ़ने का रास्ता अकेले चलने से नहीं खुलेगा। देशों के कानून अलग हो सकते हैं, लेकिन अब एक ग्लोबल अग्रीमेंट का होना बेहद जरूरी है। जैसे न्यूक्लियर वेपन्स के लिए ट्रीटीज हैं? हाँ, वही फ्रेमवर्क चाहिए। हमें कॉमन गार्डरेल्स चाहिए जो पूरी दुनिया माने। इसके बिना इस टेक्निक को रेगुलेट करना असंभव हो जाएगा, क्योंकि थ्रेट ग्लोबली एक साथ आएगा। तो आज के इस गहरे विश्लेषण से इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है कि कैसे क्लॉड मिथोस एआई को सिर्फ एक असिस्टेंट से आगे बढ़ाकर एक ऑटोनॉमस एजेंट बना रहा है। बिल्कुल। कैसे इसने 30 साल पुरानी फायरफॉक्स की कमजोरियां ढूंढी, वो भी 72.4% सक्सेस रेट के साथ, जबकि पिछले मॉडल्स का रेट 14% के आसपास था। हाँ, और कैसे इस डर से भारत और पूरी दुनिया अपनी पॉलिसीज बदल रहे हैं। राइट, जैसा हमने देखा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन की मीटिंग और 2 नए एपेक्स मैकेनिज्म द्वारा जहां लाइट टच से सख्त रूल्स की तरफ शिफ्ट हुआ। और इसीलिए ये जानकारी उन सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो सिविल सर्विसेज, आरबीआई एग्जाम्स या किसी भी कॉम्पिटिटिव फील्ड की तैयारी कर रहे हैं। लाइट टच से एपेक्स मैकेनिज्म तक का सफर और ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी शिफ्ट को समझना इस नए दौर की सबसे बड़ी मांग है, क्योंकि पॉलिसी अब टेक के पीछे भाग रही है। सही कहा। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा थॉट रखना चाहता हूं जो बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा है। जरा सोचिए, आज हम एक ऐसी एआई की बात कर रहे हैं जो बिना किसी इंसानी मदद के सिस्टम की कमजोरियां ढूंढ रहा है। कल को जब एक देश का ऑटोनमस एआई अटैक करे और दूसरे देश का ऑटोनमस एआई डिफेंस करे और दोनों के पास रीजनिंग हो,
तो साइबर वॉर की स्पीड तो इंसानों के समझने से कितनी आगे निकल जाएगी ना। मिली सेकेंड्स में वॉर शुरू और खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। तो क्या हमारी पॉलिसीज उस स्पीड को पकड़ पाएंगी, या हम सब बस बाहर बैठकर कंप्यूटर्स को आपस में लड़ते हुए देखते रहेंगे? ये आने वाला कल काफी फैसिनेटिंग भी है और थोड़ा डरावना भी।